मित्रों, ये प्रश्न निश्चित रूप से बहुत बड़े प्रश्न है, क्योंकि जब हम बात करते हैं और मानवता की बात करते हैं और मानवीय संकटों की बात करते हैं, तो हमें इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम इन प्रश्नों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि इन प्रश्नों पर बात करने के लिए, इन प्रश्नों पर खुले दिमाग से बात हो सकती है, बंद दिमाग से इन प्रश्नों पर बात नहीं। संकट यह है कि आज जिस प्रकार की जो स्थितियां पूरे हमारे देश में बन रही, उन स्थितियों में जो दो तरह के जो मानवीय संकट प्रकट हुए हैं। संकट तो शाश्वत है, जो प्रकृति प्रदत्त है, बाढ़ है, तूफान है, बिजली गिरना है, और ये कोरोना है, तरह तरह के इस तरह के संकट हैं जो कि प्राकृतिक जो रूप से आते हैं, और उनके समाधान के लिए सरकारें भी प्रयास करती हैं, और सामाजिक संस्थाएं भी सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रकार के प्रयास करती हैं कि उन समस्याओं के, उन संकटों के समाधान निकाले जा सके। लेकिन आज मित्रों, जो सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है वो ये कि कुछ लोग इस तरह से समाज में जो एक अराजकता सी पैदा किए हुए कि जब आप सरकार से प्रश्न करते हैं तो लोगों को अचानक ये लगने लगता है जैसे एक व्यक्ति विशेष से जो प्रश्न किए जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पूरा लेखन, वो केवल हिंदी का लेखन नहीं, बल्कि चाहे वो बंगला का लेखन हो या किसी अन्य भाषा का लेखन हो, वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है। लेखन कभी, जैसा कि प्रेमचंद ने 1936 में कहा था और बाद में भी अपने, और उससे पहले भी अपने लेखों में प्रेमचंद ने यह बात कही थी कि सत्ता से प्रश्न करना लेखक का पहला था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो साहित्य है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल, वो ऐसी मशाल है जो कि रास्ता दिखाती, राजनीति उसके पीछे चलती। लेकिन आज दुर्भाग्य से स्थितियां जो इस प्रकार की पैदा कर दी गई हैं कि जब भी सत्ता से प्रश्न किए जाते हैं तब लगता है जैसे आप कोई विरोध में उनके में खड़े हो गए और एक व्यक्ति को पूरा एक राष्ट्र बना दिया गया कि आप यदि उनके साथ हैं तो राष्ट्रवादी हैं, आप यदि उनके साथ हैं तो देशभक्त हैं, आप यदि उनके साथ हैं तो इस देश के रहने वाले हैं, और यदि आप उनसे प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप राष्ट्रद्रोही हैं और आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, और आप अर्बन नक्सल भी हो सकते हैं। तो एक तो मैं ये आपसे, जब ये प्रश्न चाहे होता जी ने रखा, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने, या भाई रंजीत ने रखा, या जिसने भी रखा, ये प्रश्न बहुत मौजूद प्रश्न, और इस तरह के प्रश्नों पर बात करना बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को, अपने समय की राजनीति को, अपने समय की सामाजिक स्थितियों को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से लेते हैं। तो मैं ये विशेष रूप से इस मंच से कहना चाहता हूं कि सत्ताएं तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देश रहेगा, वो किसी के कहने से न मिटेगा और न मिट सकता है। इसलिए हमें लंबी दूरी के प्रश्नों पर बात करनी चाहिए, और इस विषय पर भी बात करनी चाहिए कि जिसके लिए पंडित नेहरू ये कहा करते थे कि विश्वविद्यालयों की भूमिका वैज्ञानिक जो सोच है उसका प्रसार करनी। वो अक्सर ये कहा करते थे कि जो विश्वविद्यालय है या जो महाविद्यालय है या जो उच्च शिक्षा है वो वैज्ञानिक सोच की, विज्ञान से आप समझते हैं कि विज्ञान का मतलब यह है कि वहां 2 और 2 4 है, वहां 2 और 2 3 नहीं हो सकते, 2 और 2 आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि साहित्य की दुनिया एक दूसरी प्रकार की दुनिया है, जिसके लिए निदा फाजिली ने एक शेर कहा था कि 2 और 2 का जोड़ सदा ही 4 कहाँ होता है, ये समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो हम तो नादानी वाले लोग हैं, नादानी में जीने वाले लोग। हमारे यहाँ 2 और 2 4 भी हो सकते हैं, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच है वो 2 और 2 4 ही बताता है। तो पहली बात तो ये है कि जब मानवीय संकट है, एक साहित्यकार के नाते, एक अध्यापक के नाते, क्योंकि अध्यापक तो उस्ताद है, अध्यापक तो बादशाह है। तो आप विद्यार्थियों के सामने कक्षा में जाते हैं
तो आपका वाइस चांसलर या प्राचार्य आपको अंदर आकर के कुछ नहीं कह सकता। आप कक्षा में बादशाह की तरह रहते हैं और पढ़ाते भी, लेकिन बादशाह जैसा आचरण भी करना चाहिए। आचरण ये कि आप निडर हो, निर्भीक हो और उन प्रश्नों पर बात करें जो प्रश्न आपको या आपके आसपास को या पूरे आपके जो मानवीय जो जीवन है उसको चिंतित किए हुए है। मित्रों, जो आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो कोरोना का देख रहे हैं, जिसका त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया था। कोरोना का एक बड़ा संकट, लेकिन जो कोरोना का संकट इसको आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, चाहे गोदी मीडिया की, ये कुछ तो संकट है और कुछ संकट बनाया गया है यानी तरह से बनाया गया है कि हमने उसकी तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया चिल्लाती रही, हमारे वैज्ञानिक चिल्लाते रहे, हमारे डॉक्टर ये कहते रहे कि दूसरी लहर आने वाली है। सत्ता मद में डूबी रही और वो चुनाव जीतने के लिए सारे प्रयास करती रही। ये बात दूसरी है कि वो जीती कि नहीं जीती, इस पे ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है मानवीय संकट है, तो जो हमारे प्रतिनिधि की सत्ता का जो सरकार का काम है वो शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा, ये तीनों प्रदान करने का सरकार का काम है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो आदमी ये कहेगा कि आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसको जेल में बंद कर देंगे हम। जो आदमी ये कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको हम जेल में बंद कर देंगे। ये कौन सी अराजकता है? ये कौन सा शासन? ये प्रश्न करने का हमें हक है। हमें हक इसलिए है कि हम साहित्य के विद्यार्थी, हमें हक इसलिए कि हम अध्यापक, हमें हक इसलिए है कि हम इस देश के सभ्य नागरिक, हमें हक इसलिए है कि हमें भी एक वोट देने का अधिकार। प्रश्न आप करते हैं तो कुछ इस प्रकार के भक्त पैदा हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि आप सत्ता के विरोध में। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, सत्ता आती है और चली जाती है। सत्ता कभी जो आजीवन न मेरे जीवन भर में कोई सत्ता रहेगी, मेरे जीते जी ही हो सकता है सत्ता चली जाए और हो सकता है मेरे जाने के बाद भी जाए, लेकिन मैं निडर होकर के सत्ता से प्रश्न पूछता रहूंगा, क्योंकि मुझे जब वोट देने का अधिकार मेरे संविधान ने दिया है तो मुझे ये भी अधिकार है कि मैं उन लाशों की गिनती न करूं, बल्कि ये पूछूं कि ये लाश आई कहां से, ये लोग मरे कैसे, दवाइयों के अभाव में, वैक्सीनेशन के अभाव में और ऑक्सीजन के अभाव में जिस तरह से लोग मरे हैं, बुरी तरह से मरे हैं, पर प्रश्न करने का अधिकार हमारा है। और ये बड़ा मानवीय संकट है। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कोरोना से बड़ा मानवीय संकट ये है, हमारे देखते हुए हमारे समाज में इस प्रकार से गोदी मीडिया ने और इस प्रकार से सत्ता ने लोगों की उपेक्षा की है और हम लोगों को संकट में झोंक दिया गया है या मृत्यु के मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया गया है। ये स्थिति चिंतनीय है और जो बड़ी मानवीय चिंता है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से आज की जो स्थितियां बना दी गई हैं, नेहरू ने जो एक कार्टूनिस्ट थे लक्ष्मण, उनको बुलाकर के ये कहा कि मुझे छोड़ना मत कर। बुलापन ये लोकतंत्र में रहता है। हम एक बड़े लोकतंत्र और हम बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। तो जब सबसे बड़े लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र की जो प्रामाणिकता है या लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो तभी पूरी होती है जब पक्ष हो और विपक्ष हो, दोनों हो, और दोनों उसी प्रकार से बात करते हो, लोगों की बात करते हो, जनता की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, मनुष्यता के बचाए रखने की बात करते हो। यदि इस प्रकार की स्थितियां नहीं बन पाती हैं तो मित्रों ये बड़ा मानवीय संकट है और इस मानवीय संकट पर हर लेखक को धैर्य के साथ सोच करके विचार करना चाहिए, लिखना चाहिए और निडर होकर के। तो ये एक बड़ा दूसरा जो संकट है वो आप देख रहे हैं कि जो मानवीय संकट ही है कि इसके कारण जो जीडीपी घटी और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ी। आप अखबार देखते हैं
समाचार पत्र से लेकर के टीवी चैनल्स तक, कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और आबादी लगातार बढ़ रही है। तो ये संकट हमारे युवाओं के सामने बड़ा जो संकट है, जिसके समाधान के लिए भी हमारे साहित्यकार लगातार लिख रहे हैं और उन प्रश्नों को उठा रहे हैं जिन प्रश्नों के कारण हमारे युवा सड़कों पे या आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आपके सबके परिवारों में बच्चे हैं और वो बच्चे जिन स्थितियों से जूझ रहे हैं, हम और आप जानते हैं कि किस तरह से एक अतिरिक्त दबाव उनके ऊपर है। सरकार ने ये स्पष्ट कह दिया है कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि सारे बड़े जो कारखाने हैं, सारे बड़े जो नवरत्नों के जो उस तरह के जो उद्योग हैं, उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। और निजी हाथों में जब सौंप दिया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो स्थितियां हैं, क्योंकि जब व्यापारी आता है, व्यापारी कोई दान पुण्य करने नहीं आता, कोई वो खैरात बांटने नहीं आता, वो व्यापार करने आता है, मुनाफा कमाने आता है। और जब मुनाफा कमाने आता है तो जाहिर है कि उसके मुनाफे के जो भागीदार या जो श्रम है उनके मुनाफे में, वो हमारा है, हमारे बच्चों का है। तो उस पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा किसानों का। आज आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए ये कहा जाता है कि किसान बहुत धैर्य वाले लोग, बहुत जीवट वाले लोग, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वो जिस प्रकार से करते हैं या बड़ी से बड़ी चुनौतियों को जिस प्रकार से देते हैं, वो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। और हम लोग उनके आंकड़े देख रहे हैं। मैं जिस विदर्भ में लगभग 10-11 साल रहा, वो विदर्भ सबसे ज्यादा बदनाम इसके लिए है कि वहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और संजीव ने एक शोधपरक उपन्यास लिखा वर्धा में रह करके 5 शीर्षक से, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसानों की स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आज आप देखिए कि जो विदर्भ है उसकी काली मिट्टी, पानी की वहां कोई कमी नहीं है, खूब बरसात होती है और एक कपास और सोयाबीन, तीन जो बड़ी जो फसलें वहां होती हैं। और ये तीनों फसलें ये तो एक प्रकार का सोना है। कपास को तो सफेद सोना कहा ही जाता है, लेकिन बावजूद इसके वहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब तो हमारा जो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, उन्नति और विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन आप देखिए कि पंजाब में भी किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। और वही किसान 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने से ज्यादा होते जा रहे हैं, सड़कों पे बैठे हुए 6 महीने से, लेकिन सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं ये नहीं कहता किसान सही है या गलत, ये निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं, लेकिन मुझे ये अधिकार जरूर है कि उनकी बात सुनी जाए। ये मांग करने का अधिकार मुझे है। यदि मेरे सामने कोई कठिनाई है तो उसको सुना जाए, और जब सरकार नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन? तो वो किसान जिन्हें हम बड़े प्यार से अन्नदाता कहते हैं या भावुकता में अन्नदाता कहते हैं, या एक प्रकार से उन्हें बहकाते हैं कि आप अन्नदाता हो, वो अन्नदाता सड़कों पे हो और सरकार उनकी बात ही नहीं कर रही है। मोदी मीडिया उनका उपहास करता हो, मध्य वर्ग आराम से जो एसी में बैठ करके टीवी देख रहा हो लेकिन उनकी चिंता से अनजाना हो, वो किसान कैसे अन्नदाता, क्या अन्न देते हैं, क्या हम उनके अन्न को खा के फलेंगे फूलेंगे? तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी समस्या है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो जो साहित्य में कर जाते हैं, राजनीति में करते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमें अपने को सुधरना चाहिए, दूसरे सुधरे न सुधरे वो बात की बात है, ऐसा होता नहीं। हम सामाजिक प्राणी, हमारा दायित्व ये है कि हम स्वयं भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। और जब हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं, तो हमारा ये पहला दायित्व है कि हम उस जगह उंगली रखें जहाँ के सबसे ज्यादा दर्द होता। और मित्रों, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दर्द इन 3-4 चीजों पे है जिनका मैंने उल्लेख किया। और मुझे चूंकि समय तो आधा घंटे ही दिया गया था, और इसके बाद मुझे थोड़ी देर कथा साहित्य पे भी बात करनी है।
अब प्रश्न ये है कि जो कथा साहित्य में क्या लिखा जा रहा है और इन संकट पर, कोरोना पर, किसान समस्या पर, बेरोजगारी पर, कॉर्पोरेट की अमानवीयता पर, या जो अन्य अन्य प्रकार की और जो समस्याएं हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन समस्याओं पर क्या लिखा जा रहा है। तो मित्रों, मैं एक तो ये बात बहुत ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साहित्य का लेखन एक दिन में नहीं होता है, वो त्वरित लेखन नहीं होता है, वो अखबार नहीं जिसको आज आप पढ़ते हैं और तय करके रख देते हैं। ये जो अखबारी लेखन है तुरंत वाला, इसलिए साहित्य बहुत गंभीरता के साथ चीजों को उठाता है, बहुत विचार पूर्वक उठाता है और लंबे समय के बाद। ये जरूरी नहीं है कि आज जो हो रहा है उस पर तुरंत लिख दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि देश के बंटवारे पर तमस भीष्म शाहनी ने 25 साल बाद लिखा, 1972 में 25 साल लगे उन्हें तमस जैसा उपन्यास लिखने। भीष्म जी तो बड़े कथाकार थे, नई नई कहानी आंदोलन के बड़े कथाकार थे, इतनी महत्वपूर्ण कहानियां उनकी आई, उपन्यास भी आए। लेकिन जब देश विभाजन पर भीष्म जी लिखने लगे तो उसे लिखने में उन्हें 25 वर्ष लगे, क्योंकि वो ये जानते थे तो एक बड़ी मानवीय चिंता पर उपन्यास लिखने जा रहे हैं। और जब मानवीय चिंता पर कोई चीज लिखी जाती है, कोई कृति लिखी जाती है, तो जाहिर है कि वो समय मांगती है। कविता की बात दूसरी है। कविता तो इस बीच में इतनी लिखी गई है कि बहुत सारे मित्रों के तो संग्रह भी आ गए कोरोना काल की कविताओं को लेकर के, और वो मित्र धन्य हैं जो कि इतना तुरंत तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कहानियों को लेकर के। और एक अभी पहल का जो अंतिम जो अंक है 125वां अंक, उसमें एक कहानी है मिथिलेश प्रियदर्शी की, और सावधान आगे आगे तीखा मोड़। ये लेखक कह रहा है, यानी शीर्षक से कह रहा है, सावधान आगे तीखा मोड़। तो ये तीखा मोड़ क्या है? ये तीखा मोड़ सांप्रदायिकता का है, ये तीखा मोड़ भूमि के जबरन अधिग्रहण का है, ये तीखा मोड़ व्यक्तियों की सामूहिक व्यक्तियों की हत्या का, ये तीखा मोड़ मानवीय संबंधों की एक प्रकार से उपेक्षा का है, जिसका जिक्र त्रिपाठी जी कर रहे थे, परिंदे का। मैं ये मानता हूं कि परिंदे से बड़ी मानवीय कहानी और क्या हो सकती है, अकेलापन। आज आप कोरोना के दौर में देख रहे हैं कि विदेशों में तो 32% लोग अवसादग्रस्त हो गए। तो हमारे यहाँ सारी चीजें उस तरह की, और उस तरह से हम आधुनिक भी नहीं हुए हैं कि इतनी जल्दी अवसादग्रस्त हो जाएं। प्रतिशत लोग भारत में महानगरों में अवसादग्रस्त हो गए। 2 महीने से लोग घरों में बंद हैं, और जब आदमी घर में बंद होगा तो वो ये कहानी है जो आपने सुनी होगी कि एक आदमी को ये कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए देंगे यदि आप 1 महीने अपने घर में बंद रहे। 1 लाख रुपए के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया। लेकिन जब 29वें दिन की रात आई, यानी 1 दिन पहले की जब रात आई, तो उसे लगा कि वो क्या केवल 1 लाख रुपए के लिए घर में बंद है? क्या उसने केवल 1 लाख रुपए के लिए अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता गिरवी रख दी है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके मन ने उसे धिक्कारा, लानत दी, और उसे जब बोध हुआ अपनी स्वाधीनता का और अपनी स्वतंत्रता का, तो वो आदमी कमरा छोड़ करके भाग गया और 1 लाख रुपए का लाभ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी स्वतंत्रता और हमारी स्वाधीनता सबसे पहले है, बात की चीजें बात की। मित्रों, इस बीच में परिकथा में एक कहानी, नर्मदेश्वर बड़े पुराने कथाकार हैं, उनकी कहानी आई थी करण की, हरीश राय की कहानी आई, संजय कुमार सिंह की जन्म फूल, और ये कुछ कहानियां थी जिन कहानियों ने कोरोना पर जो व्यापक रूप से कोरोना के असर को किया। कि हम आज आप देख रहे हैं कि हम और आप सभी देख रहे हैं कि कई बार फोन करते हैं और फोन जब नहीं उठता और बाद में वो सज्जन फोन करते हैं तो बताते हैं कि घर में एक ही एंड्रॉइड फोन है और बच्चा या बच्ची उस फोन पे ऑनलाइन अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये सबकी परेशानी। हरीश राय ने इसको लेकर के मोबाइल शीर्षक से एक कहानी लिखी। करंटीन और जेब में फूल भी लगभग उसी तरह की जो कोरोना काल पे कहानी है। और एक विशेष कहानी जो इस समय की है, पूनम सिंह की कहानी है, कुआं है न शोला। कि हमारे जो संस्थान है, वो विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय,
उनमें किस प्रकार से धीरे धीरे सांप्रदायिकता घुस रही है, धीरे धीरे सांप्रदायिकता का प्रवेश हो रहा है। और आप देखेंगे कि मैं तो उस पीढ़ी का हूं कि जब हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज जो पीढ़ी जो तैयार की जा रही है, आप देखते हैं विश्वविद्यालयों में ये विशेष रूप से परिवर्तन देखा कि बच्चों की जेब में छोटा सा हनुमान चालीसा, बच्चों की जेब में कुछ राग की पुड़िया मिल रही है, बच्चों के हाथों में दुनिया भर की रोली बोली कराया वलाया क्या क्या बना हुआ है, टीका बीका लगा के आए हुए हैं तरह तरह से। ये जो परिवर्तन हमने उनकी जो आत्मविश्वास पे जो चोट पहुंचाई है बच्चों के पे, कि तुम पास जो होगे वो अपने आत्मविश्वास या अपनी मेहनत या अपने श्रम या अपने विवेक के बल पे नहीं होगे, बल्कि ईश्वर की कृपा से हो। या साधु संत इतने आ गए कि या तुम जो अपने महाराज जी का आशीर्वाद लेने चलो, उनकी कृपा से पास होगे। तो ये जो इस प्रकार की जो दुनिया बनी है देखते देखते हमारे यहाँ, इस पर इनकी पूनम सिंह की कहानी है, वहां होता है। मैं मित्रों ये मानता हूं कि ये भी एक मानवीय प्रश्न, मानवीय चिंता है कि हमें और हमारे विश्वविद्यालयों को जो वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए था, वो किस तरह से धर्मांधता की शिकार होते चले जा रहे हैं, और किस तरह से धर्म जो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पा रहा है, ये एक बहुत चिंता की बात है। एक अभी कोरोना में मृत्यु हुई सत्येंद्र श्रीवास्तव की, उन्होंने बहुत विलंब से लिखना, एनडीटीवी में थे वो, लेकिन कुछ कहानियां बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां लिख करके हो गए। परिकथा में ही उनकी एक कहानी छपी थी मदारी, कि आज जो मीडिया है, जो हमारे जो टीवी चैनल, वो पहले से ही तय कर लेते। आप देखते होंगे कि जो बहस आती है उनमें 4-5 लोग या 5-6 लोग बैठे होते हैं, और वो 5-6 लोग क्या कहते हैं, बात करिए आप कोरोना की, लेकिन वो करेंगे 1964। आप बात करिए जो बेरोजगारी की, तो वो कहेंगे कि नहीं, बेरोजगारी तो अंग्रेजों के जमाने में भी थी, कि बेरोजगारी तो नेहरू के जमाने में भी थी। तो भाई नेहरू थे तो अब नेहरू से प्रश्न करते थे, आज नेहरू नहीं है तो जो है हम उनसे प्रश्न करेंगे। तो ये जो मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है, गोदी मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है, उस पर सत्येंद्र श्रीवास्तव की मदारी शीर्षक से बहुत अच्छी कहानी है। तो मित्रों, मेरे ख्याल से समय मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन होता जी हैं, होता जी को आप और हम सब जानते हैं, बड़े उदार हैं, और जब वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो मुझे लगा कि उनसे ये छूट ली जा सकती है कि मैं अपनी बात कहूं, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। धन्यवाद।